हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, ये साइंस का चैप्टर नंबर 6 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। इसके ऑलरेडी कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, किस तरह से फसलों को इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से उनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है और किस तरह से हम एक क्रॉप को अच्छी तरह से बना सकते हैं। मीन्स किस तरह से हम क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। At present, India's population increased by about 20 million every year. तो ये जो इस पैराग्राफ में जितना भी डाटा दिया है ये उस टाइम का दिया है जिस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई है। तो एट प्रेजेंट का मतलब है उस टाइम पे जिस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई उस टाइम का डाटा है ये। एट प्रेजेंट इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर। तो हर साल जो है इंडिया की पॉपुलेशन 20 मिलियन जो है वो बढ़ रही है। अकॉर्डिंगली आवर फूड रिक्वायरमेंट आल्सो इंक्रीजेज। तो इसके तरह ही जैसे एवरी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो हमारी फूड की ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। अबाउट 30 years ago, India had a population of 350 million and we produced about 45 million tons of stable food. 30 साल पहले की बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 350 मिलियन थी और हम कितना जो है फूड बनाते थे या कितनी जो है फसलों को उगाया करते थे 45 मिलियन टन्स। आवर पॉपुलेशन इज़ ओवर 1000 मिलियन पीपल एंड वी ग्रो अबाउट 145 मिलियन टन्स ऑफ फूड। अब क्या है, पॉपुलेशन 1000 मिलियन है और हम कितना फूड ग्रो कर रहे हैं 145 मिलियन टन्स। हाउ डिड दिस इंक्रीज ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कम अबाउट। तो किस तरह से ये 100 मिलियन का जो है क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से वो इंक्रीज हुआ। वी हैव ऑफ कोर्स ब्रॉट एडिशनल लैंड एरिया अंडर द प्लो ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। पिछले कुछ डिकेड से हमने जो है बहुत सारी जो हमारी जो ज़मीनें हैं या जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं 55% एरिया जो है हमने फिर से किस लिए खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया है। बट द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज आर एज फॉलो। तो इतनी लैंड एरिया को इस्तेमाल में लाने के अलावा भी कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी क्रॉप की इम्प्रूवमेंट हुई है। नंबर 1 है प्लांट ब्रीडिंग। This technique involves cross-breeding hybridization between two varieties of plants to obtain a new and better adapted variety. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो अलग अलग ब्रीड के पौधों को या अलग दो ब्रीड की जो वेराइटीज़ के प्लांट्स होते हैं उनसे एक बेटर क्वालिटी की वैरायटी को बनाया जाता है और इसी टेक्निक को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। The anthers of one plant are removed by a forceps before they mature and produce pollen grains. तो एक प्लांट जो होता है, प्लांट के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। तो एंथर के मैच्योर होने से पहले ही, वो पोलन ग्रेन्स बनाने से पहले ही उनको फोर्सेप्स से जो है रिमूव किया जाता है और इसी प्रोसेस को दिस इज नाउन एज इमैस्कुलेशन और इसी प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन मीन रिमूवल ऑफ एंथर। Then the pollen grains of another plant are dusted over to the stigma of this flower to bring about cross pollination. तो फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरा प्लांट होता है दूसरे प्लांट का जो है पोलन लिया जाता है और इस प्लांट के स्टिग्मा पे उसको डस्ट किया जाता है और इसी पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दिस प्लांट इन नाउ अगेन क्रॉस ब्रेड। इस प्लांट को दोबारा से क्रॉस ब्रीड किया जाता है। दिस प्रोसेस व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम यील्ड्स एन इम्प्रूव्ड वेराइटी कॉल्ड स्टॉक। तो जब बार बार हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं हमारे पास एक गुड ईल्ड आती है उस फसल की या उस सीड की, तो उसे हम उस इम्प्रूव्ड वेराइटी को हम स्टॉक कहते हैं। दिस वेराइटी हैज़ द डिज़ायर करेक्टर एंड इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज़। तो ये जो वेराइटी होती है इसमें वही करेक्टर्स होते हैं जो हम चाहते हैं। मीन्स उसके ग्रेन्स जो हैं ज़्यादा बनने चाहिए, उसका प्लांट जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो उस तरह की ब्रीडिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। मान लो एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसमें जो है ग्रेन बन रहा है, ठीक है, इसमें कुछ फूड ग्रेन बन रहा है, इसका ग्रेन प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा है, ग्रेन प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है डिजीज़, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, नो डिजीज़ रेजिस्टेंस। और दूसरी वैरायटी का जो है प्लांट, इसमें क्या है,
इसमें ज़्यादा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं है, नो मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, बट ये क्या है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है। तो क्या किया जाएगा, ये जो है जिसमें ज़्यादा ग्रेन जो प्लांट ज़्यादा ग्रेन बनाएगा, ये कम ग्रेन बनाएगा, इस प्लांट के जो है एंथर रिमूव किया जाएंगे, तो इस प्लांट के ऊपर उसको डस्ट किया जाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद इन दोनों की एक नई वैरायटी बनेगी, ठीक है। तो जो नई वैरायटी बनेंगे उसमें क्या होगा, एक तो वो ग्रेन भी ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन की प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन की प्रोडक्शन होगी, और वो जो प्लांट होगा मोर ग्रेन प्रोडक्शन, और ये डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस टाइप को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग, या इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। मींस क्या होता है, एक प्लांट है, प्लांट के फूड ग्रेन भी बढ़ेंगे और प्लांट का जो है डिजीज रेजिस्टेंट भी बढ़ेगा, तो नया प्लांट बनेगा, तो इसको हम एक न्यू वैरायटी बोलेंगे, या हम इसे हाइब्रिडाइज जो है सीड कहेंगे। तो इस तरह से प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन की जाती है और बहुत तरह की वैरायटी के जो है सीड्स या प्लांट्स बनाए जाते हैं। The institutes and universities of Indian Council of Agricultural Research develop new varieties of wheat, rice and various vegetable and fruits. तो इसी टेक्निक, इसी प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो एग्रीकल्चर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनके इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसी तरह से नए वेराइटी के वीट, राइस या फल पौधे, फूल जो भी हैं या फ्रूट्स जो भी हैं, उन्हें बनाया करती है। बट यूजिंग द सीड्स ऑफ दीज वेराइटीज द यील्ड ऑफ क्रॉप इंक्रीजेज। तो इस तरह से जो हम ये वेराइटी के प्लांट जो हाइब्रिडाइज सीड हैं या इस वेराइटी के प्लांट से क्या होता है, जो वेराइटीज है क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। सॉइल इम्प्रूवमेंट, तो दूसरा फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप या क्रॉप प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सॉइल इम्प्रूवमेंट। तो सॉइल इम्प्रूवमेंट क्या है, द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर जनरली यूज्ड इन इंडिया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे इंडिया में 3 टाइप्स के मेथड को अपनाया जाता है। नंबर 1 है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन, there are leguminous or pulse crop plants that have the ability to fix atmospheric nitrogen into nitrates which are good fertilizers। तो ऐसे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या पल्स क्रॉप, जो दालें होती है, दालों वाली फसल होती है, उनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या एबिलिटी होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट में फिक्स करती है, और वो जो नाइट्रेट है सॉइल में मिक्सअप हो जाता है, जो सॉइल को फर्टिलाइज करती है, वो एज ए गुड फर्टिलाइजर्स के मतलब काम के इस्तेमाल में आता है, वो एज ए गुड फर्टिलाइजर्स जो है प्रूव होता है। दिस इज बिकॉज दिस प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम स्पीशीज, एजोसिप्रिलियम स्पीशीज एंड एजिटोबैक्टर स्पीशीज। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे राइजोबियम है, एजोसिप्रिलियम है या एजिटोबैक्टर स्पीशीज है, इनमें क्या होता है, इन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है इनके रूट नडुल्स में रहते हैं। So cultivating these crops in between 2 cereal crops can add to the minerals of the soil। तो जब ये क्रॉप्स हम लगाते हैं, लेग्यूमिनस या पल्स की क्रॉप लगाते हैं, तो उसके बाद अगर हम दूसरी सीरियल क्रॉप लगाएंगे तो क्या होता है, एक बार ही हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे, उससे क्या होगा, उनके बैक्टीरिया जो है हमारे एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगी और हमारा जो सॉइल है वो रिच हो जाएगी नाइट्रेट में। जो मिनरल्स है या जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे सॉइल को वो इम्प्रूव करेगी। तो उसके बाद जब हम दूसरी सीरियल क्रॉप की उसमें लगाएंगे तो सीरियल क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली हम 1 साल या 2 साल के लिए पहले ये लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं, उसके बाद सीरियल क्रॉप्स लगाते हैं, फिर दोबारा से हम लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली विद ग्राउंड नेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, मेज और व्हीट क्रॉप को हम अल्टरनेटली ग्राउंड नेट के साथ लगाते हैं। मीन्स 1 साल हमने मेज लगा लिया या व्हीट लगा लिया, तो अगले साल हम ग्राउंड नेट लगाएंगे। फिर ग्राउंड नेट लगाने के बाद नेक्स्ट टाइम हम उसमें फिर से मेज लगाएंगे या तो व्हीट लगाएंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर हम उसमें ग्राउंड नेट लगाएंगे। तो अल्टरनेटली जो है हम उसको कल्टीवेट करेंगे।
The cultivation of groundnut can replenish the minerals of the soil. This method is known as crop rotation. तो ग्राउंडनट के कल्टीवेशन करने से क्या होगा, वो सॉइल दोबारा से मिनरल्स में रिच हो जाएगी. मिनरल्स जो सॉइल के मिनरल्स ख़त्म हो गए थे या कम हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, ग्राउंडनट उनको उस मिट्टी में दोबारा से उस सॉइल में उनको लाएगा. दिस मेथड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन. तो ऐसी रोटेशन को, ऐसे कल्टीवेशन को, इस मेथड को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं. नेक्स्ट है इसी में मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन के बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, समटाइम्स टू क्रॉप्स में बी ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर. कभी कभार क्या होता है, टाइम बचाने के लिए या लेबर बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दो फसलों को एक साथ लगाते हैं. आपने देखा होगा J&K में क्या होता है, जब मक्की लगाई जाती है, मक्की की फसल जब लगाई जाती है तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मक्की के साथ साथ में राजमा भी लगा देते हैं. तो वो भी एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड क्रॉपिंग की. This also have the product and waste material of one crop to be utilized by another crop if chosen properly. तो अगर हम इसे properly choose करें तो इससे क्या मदद मिलती है, जो एक प्लांट का वेस्ट, एक क्रॉप का वेस्ट प्रोडक्ट होगा या वेस्ट मटेरियल होगा, वो दूसरा वाला क्रॉप जो है वो इस्तेमाल करता है. दिस मेथड इज नाउन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो इसी मेथड को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं. ग्राउंडनट एंड कॉटन आर यूजुअली ग्रोन टुगेदर एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो यहाँ पे ग्राउंडनट और कॉटन की एग्जांपल दी है, इन दोनों को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. इनको मिक्स्ड क्रॉप, एज अ मिक्स्ड क्रॉप हम लगाते हैं. नंबर 3, फील्ड फैलो. Sometimes the field may be left as such and crop is not cultivated for one season. कभी कभार क्या करते हैं, हम खेतों में फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद हम उस खेत को दोबारा कम से कम एक सीज़न तक जो है उसको कल्टीवेट नहीं करते, उस पर कोई फसल नहीं लगाते, उसको हम खाली बंजर छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमस ऑफ द सॉइल में इंक्रीज एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल. तो इस दौरान क्या होता है, उस पीरियड में क्या होता है, जो सॉइल में ह्यूमस होता है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, वो क्या करती है, उस सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप उसमें कर देती है. मतलब जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दोबारा से आ जाएंगे. दिस इज नाउन एज फील्ड फैलो. तो इसे हम फील्ड फैलो कहते हैं. All this method increase the nutrients and humus of soil and the soil become better suited for the growth of new plant. तो इन सभी मेथड से क्या होता है, दोबारा से हमारी सॉइल जो है उसमें मिनरल्स आते हैं, उसमें वो दोबारा से फर्टिलाइज हो जाती है और वो इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए अच्छी बन जाती है. थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स. तो किस तरह से हमको क्रॉप को इम्प्रूव करना है, हमें एक ये भी मेथड है कि हम उनको पेस्ट और वीड से बचा सकते हैं. Once the crop is ready, it is to be protected from various disease and insect pests that damage the crop. एक बारी जब फसलें तैयार हो जाती हैं, फिर हमें क्या करना है, उन्हें डिजीज से भी बचाना है, कीड़े मकोड़ों से भी बचाना है और पेस्ट से भी बचाना है. डिजीज ऑफ पेस्ट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं, उनको खा देते हैं, उनको डैमेज करते हैं. डिजीज ऑफ प्लांट्स आर काज्ड बाय वेरियस बैक्टीरिया, निमेटोड, फंजाई एटसेट्रा. तो किस तरह से जो है एक प्लांट में या एक क्रॉप में डिजीज आती है, वो डिजीज वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, निमेटोड से भी हो सकती है, या फंजाई भी उनको अफेक्ट कर सकता है. टू प्रिवेंट द सेपरेट ऑफ दिस डिजीज द प्लांट आर सेपरेट विद केमिकल लाइक पेस्टिसाइड, नेमेटिसाइड एटसेट्रा. तो उन फसलों को इन डिजीज से बचाने के लिए उन फसलों के ऊपर स्प्रे की जाती है केमिकल्स की. तो जो पेस्ट किल करता है उसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, निमेटिसाइड निमेटोड्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. सम ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स आर, इनमें से कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जैसे पैराथियन, मेलाथियन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड. तो ये कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम हैं जिनसे हम अपने फसलों को बचा सकते हैं. These chemicals also protect the crop from insect pests. ये केमिकल इनको कीड़े मकोड़े या जो इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं उनसे भी बचाता है. One of the main drawback in the use of pesticide is that they are not specific. तो एक ड्रॉबैक क्या है इन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने का, क्या है, वो ये है कि पेस्टिसाइड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है. मान लो अगर कभी कभार कोई ऐसा मतलब पेस्ट होता है या ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर कोई पेस्ट है, तो अगर हम उस पेस्ट को मारने की कोशिश करते हैं तो उस पेस्टिसाइड का, उस केमिकल का इफेक्ट उस प्लांट पे भी होता है.
तो वो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक पेस्ट को जो है वो ख़त्म नहीं करता है, या उसके आसपास जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दीज पेस्टिसाइड्स नॉट ओनली किल द इंसेक्ट बट आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो जिन पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ उन कीड़े मकोड़ों को नहीं मारता है, बल्कि वो इंसानों के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। सो द साइंटिस्ट आर नॉट ट्राइंग टू डेवलप सर्टेन केमिकल विच किल स्पेसिफिक पेस्ट ओनली। तो इसीलिए अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो ऐसे केमिकल्स बनाए जो सिर्फ और सिर्फ पेस्ट को ही ख़त्म करे। These chemicals are produced by living organism and are known as biocides। तो ऐसे केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हैं उन्हें हम बायोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज मतलब पहले तो हमने फसल जब हमारी तैयार हो गई तो उनको हमने पेस्ट से बचाना है, वीडीसाइड से बचाना है, तो उसके बाद हमने उनको स्टोरेज में भी तो रखना है, स्टोर करके भी तो रखना है ताकि हम इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल कर सकें। इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर हमारे भारत की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फूड की शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस शॉर्टेज फूड इज़ लॉस ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो एक बड़ा जो है कैसे लॉस होता है इस फूड का, तो जब हम स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी फूड ग्रेन का नुकसान होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रेट्स अलोन ईट अवे अबाउट 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ऐसा देखा गया, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 25% जो फूड ग्रेन होता है उसका डैमेज कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ अकेले रैट्स, चूहे ही अकेले 25% अनाज का नुकसान करते हैं। This is highly alarming. Not only rats but other animals and insects also destroy the food under स्टोरेज कंडीशन। सिर्फ चूहे ही नहीं, इसके अलावा बाकी कीड़े मकोड़े या जानवर हैं वो भी फूड जो है स्टोरेज में रहता है उसका नुकसान करते हैं, उसको तबाह करते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स ऑन ए लार्ज स्केल। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिससे हम जो है अच्छी तरह से अपने फूड ग्रेन को या क्रॉप को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं लार्ज स्केल पे। इट शुड बी ईजी टू क्लीन। जो स्टोरेज हम बनाएंगे, जो ग्रेनरी हम बनाएंगे, जो जहाँ हम अपने अनाज को स्टोर करके रखेंगे, जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, सबसे पहले तो वो साफ़ सफाई करने के लिए आसान हो, मतलब हम उसको इजीली वहाँ पे क्लीन कर सकें। इट शुड बी वाटर प्रूफ, वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए या कभी बरसात का पानी जो है वहाँ पे टपकना नहीं चाहिए, मतलब वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट द ग्रेन्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो स्टोरेज जहाँ पे हम इन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन से भी हमें उन्हें बचाना है। वहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, गर्मियों में वहाँ पे ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं पड़ने चाहिए। तो एक टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए, चाहे वहाँ सर्दियाँ हो चाहे वहाँ गर्मियाँ हो, तो वेरिएशन उस पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड बी लोकेटेड एट ए कन्वीनियंट प्लेस सो दैट ट्रांसपोर्ट बिकम्स ईजी। तो फूड जहाँ पे हम स्टोर करके रहें, फूड ग्रेन जहाँ पे हम स्टोर करके, जहाँ पे हमारे स्टोर होंगे, जहाँ पे हमारी ग्रेनरीज होंगी, वहाँ पे क्या होगा कि वो एक कन्वीनियंट प्लेस होना चाहिए। मीन्स वहाँ पे हम फूड ग्रेन आसानी से ला भी सकें और वहाँ से उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम रोडेंट्स, रेट एट्सेट्रा। तो हमें उसे बचाना चाहिए, किससे, रोडेंट से, रेट से। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर रेगुलर चेकअप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल। तो जहाँ पे हम इस फूड मटेरियल को स्टोर करके रखें वहाँ पे उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड ऑल्सो फॉर द कंट्रोल ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पे हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करना है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल में भी रखना है। Storage of grain is very important as the yield from the crop is not available all the time। तो ग्रेन को स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर समय हमारे पास जो है क्रॉप जो है अवेलेबल नहीं होती है। किसी सीज़न में ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, किसी सीज़न में बिल्कुल कम क्रॉप की प्रोडक्शन होती है, कभी बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो उस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें फूड ग्रेन को स्टोर करके रखना होता है। Once the crop is ready, then the grains are to be cleaned for storage so that they can be used later on।
एक बारी जब फसलें तैयार हो जाती हैं, इन ग्रेन्स को हमने साफ़ करके स्टोरेज में रखना चाहिए ताकि हम इन्हें बाद में इस्तेमाल में ला सकें। फर्दर मच ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज स्टिल बेस्ड ऑन रेन वाटर एंड मानसून। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर है वो या तो रेन वाटर पे बेस है या तो मानसून पे ही बेस है। इन दो पे ज़्यादा वो डिपेंड करता है। अगर रेन नहीं हुई या टाइम पे मानसून नहीं आया तो हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, या टाइम से पहले या बहुत नुकसान हो जाता है। दिस एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन। ये रेनफॉल जो है हर साल जो है बदलती रहती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, तो कभी तो आती ही नहीं है। तो इससे भी हमारे फूड प्रोडक्शन पे, इससे भी हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ता है। व्हेन द प्रोडक्शन इज़ मोर ग्रेन्स आर स्टोर फॉर एडवर्स कंडीशन। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो इन ग्रेन को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्टोर करके रखा जाता है। द एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर इन ए ईयर इज़ नाउन एज बफर स्टॉक। इस एक्स्ट्रा ग्रेन को जो हम स्टोर करके रखते हैं इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।